स्टूडेंट, हमारी त्रिभाषा सूत्र हो चुका था और हमारा इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में किस तरह से त्रिभाषा सूत्र को लागू किया था वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। हमारी अब एक ये रह गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसे किस तरह से शामिल किया था, तो आज हम वही देखेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि हिंदी क्षेत्रों के लिए अलग था त्रिभाषा सूत्र और अहिंदी क्षेत्रों के लिए अलग था। तो अब हम आज इसमें देखेंगे, और ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि त्रिभाषा सूत्र क्या था, किसे कहते थे, ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि त्रिभाषा सूत्र का मतलब है 3 भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्यों की क्षेत्रीय भाषा से संबंधित। ये समझ आ ही गया होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूले के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में 3 भाषाएं पढ़ाई जानी अनिवार्य की गई थी। पहली भाषा छात्रों की मातृभाषा या राज्य की क्षेत्रीय भाषा होगी। दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी या अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में से एक होगी, तथा गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी में से एक होगी। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया था। और इसको पहली बार 1968 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल किया गया था। ये सब मैं बता चुकी हूँ पहले, और अच्छी तरह देखना है तो आप लोग मेरे जो पिछले वीडियो हैं उनमें जाके देख सकते हैं, उनमें अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन आज हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मैंने कई वीडियो में ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझा दी हैं। चलिए आज हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा भाषाओं का अध्ययन। जल्दी देखेंगे, उसके बाद ये हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा जहाँ तक है। देखते हैं आज। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2022 वाला वो आपको बोल रही थी कि मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी, तो वो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। आप लोग को तो पता ही है कि वो अभी किसी बुक्स में नहीं छपा है और मुझे नेट से ही वो देख के तैयार करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी उसके बारे में नॉलेज भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि पढ़ा नहीं है तो नॉलेज नहीं है। और अच्छे से एक बार पढ़ूंगी तभी मैं समझा पाऊंगी, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। और जैसे ही मेरी वो वीडियो तैयार हो जाएगी मैं आप लोगों के लिए ज़रूर अपलोड कर दूंगी। चलिए पहले हम ये देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भाषाओं के संबंध में उस नीति को दोहराया गया है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1968 में स्पष्ट की गई थी। संक्षेप में इस नीति में निम्न बातों पर बल दिया गया है। मतलब कि जो इन्होंने 1986 में जो दोबारा से ये जो 1986 में इस नीति को दोहराया, कौन सी नीति को, जो 1968 में इन्होंने लागू की थी और शामिल किया था त्रिभाषा सूत्र को, ये दोबारा से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दोहराया। चलिए आगे देखते हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम। इस नीति में विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में आधुनिक भाषाएं अपनाने पर बल दिया गया है। तथापि मातृभाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल किसी आधुनिक भारतीय भाषा से भिन्न हो सकती है के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता को मान्यता दी गई है। त्रिभाषा सूत्र का कार्यान्वयन, किस तरह से त्रिभाषा सूत्र का कार्यान्वयन किया गया वो हम देखेंगे। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा अधिमानता दक्षिणी भाषाओं में से एक के अध्ययन का और अहिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ हिंदी के अध्ययन का प्रावधान है। यह मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आगे चलते हैं। सन 1986 की कार्य योजना को तैयार करते समय यह अनुभव किया गया कि निम्नलिखित कारणों से त्रिभाषा सूत्र का कार्यान्वयन संतोषजनक ढंग से न हो सका। माध्यमिक स्तर पर सभी भाषाएं अनिवार्य रूप से नहीं पढ़ाई जा रही हैं। कुछ राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषा के स्थान पर एक प्राचीन भाषा को प्रतिस्थापित किया गया है। हिंदी भाषी राज्यों में दक्षिण भारतीय भाषाओं के शिक्षण के लिए कोई उपयुक्त प्रावधान नहीं किया गया है। 3 भाषाओं के अनिवार्य अध्ययन की अवधि भिन्न भिन्न है। प्रत्येक भाषा के छात्रों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले
सक्षमता के स्तर स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किए गए हैं। सन 1992 की कार्य योजना में अपेक्षित कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल होंगे। केंद्रीय सरकार हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए गैर हिंदी भाषी राज्यों, संघ शासित प्रशासनों को सहायता प्रदान करना जारी रखेगी। थोड़ा ये जगह है ज़्यादा मिल रहा है, 1 मिनट। छात्रों की भाषा दक्षताओं में सुधार। शिक्षा विभाग के अधीन सभी भाषा संस्थाओं को स्कूल स्तर पर छात्रों की भाषा दक्षता में सुधार के लिए शामिल किया गया है। ये संस्थान भाषा शिक्षकों का प्रशिक्षण, शिक्षक सामग्री को तैयार करना, भाषा दक्षता जांच, टेस्ट तथा क्षेत्र सर्वे आदि कार्यक्रमों को चला रहे हैं। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान 13 आधुनिक भारतीय भाषाओं में 10 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान आधुनिक भारतीय भाषाओं में भाषा प्रवीणता परीक्षणों को तैयार कर रहा है। अब तक वह 6 भाषाओं के लिए परीक्षण बना चुका है। तो ये थे छात्रों की भाषा दक्षताओं में सुधार। क्या क्या सुधार किए गए इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं। भाषाएं परस्पर संवाद एवं शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं कार्य योजनाओं में इनके विकास का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः हिंदी और संविधान में अधिसूचित विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में संवर्धन और विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। अहिंदी भाषी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिभाषा फॉर्मूले के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता देने के लिए केंद्र प्रायोजित एक योजना के अंतर्गत इन अहिंदी भाषी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदी शिक्षण के लिए अध्यापक नियुक्त करने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। गैर सरकारी संस्थाओं को भी हिंदी शिक्षण कक्षाएं चलाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। अहिंदी भाषी छात्रों को हिंदी पढ़ाने के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान के माध्यम से सरकार परिष्कृत तरीकों के विकास को बढ़ावा देती है। संस्थान विदेशी नागरिकों को हिंदी पढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष नियमित आधार पर एक विशेष पाठ्यक्रम चलाता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा हिंदी भाषी राज्यों एवं विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में निःशुल्क वितरण के लिए पुस्तकों की खरीद एवं प्रकाशन संबंधी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। यह हिंदी के विकास एवं संवर्धन में लगे गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली आयोग नई दिल्ली हिंदी एवं अन्य भाषाओं के विभिन्न विषयों के पारिभाषिक शब्दकोशों एवं शब्दावलियों का निर्माण एवं प्रकाशन करता है। आधुनिक भारतीय भाषाएं। इनको देख लेते हैं जल्दी। आधुनिक भारतीय भाषाएं। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास करने के लिए भाषाई साक्षरता, वैचारिक, सामाजिक, नृशास्त्रीय एवं सांस्कृतिक विषयों पर मौलिक लेखन, पुरानी पांडुलिपियों एवं समालोचनात्मक संस्करणों, विश्वकोशों, शब्दकोशों, ज्ञानवर्धक पुस्तकों के प्रकाशन हेतु स्वयंसेवी संगठनों एवं व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्यों को क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करने के लिए विशेष सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद NCPUL एवं स्वायत्त शासी निकाय के रूप में 1996 से उर्दू एवं अरबी तथा फारसी
अरबी तथा फारसी भाषा के संवर्धन के लिए कार्य कर रही है। उर्दू भाषी जनसंख्या को उत्पादक मानव संसाधन के रूप में बदलना तथा वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के युग को एक अंग बनाना और अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को प्रवेश दिलवाना NCPUL के कार्यों का एक उल्लेखनीय अंग है। सरकार के सिंधी भाषा के विकास हेतु भी एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। सरकार सभी भारतीय भाषाओं के अध्ययन हेतु भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस हेतु मैसूर स्थित केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIIL द्वारा भाषा विश्लेषण, भाषा शिक्षा शास्त्र, भाषा प्रौद्योगिकी एवं प्रयोग के क्षेत्रों में शोध किया जाता है। त्रिभाषा सूत्र को लागू करने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता को पूरा करने हेतु यह संस्थान क्षेत्रीय भाषा केंद्रों का संचालन करता है। क्षेत्रीय भाषा केंद्र विभिन्न स्तरों पर विभिन्न भारतीय भाषाओं में मातृभाषा अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण भी देते हैं। अंग्रेजी तथा विभिन्न विदेशी भाषाएं। हैदराबाद स्थित केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान CIEFL इस मंत्रालय के अधीन विश्वविद्यालय के समकक्ष उच्च शिक्षा देने वाला एक ऐसा स्वायत्त शासी निकाय है जहां माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता में सुधार लाने के लिए अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। यह अंग्रेजी शिक्षण में स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा जैसे कई पाठ्यक्रम और दूरवर्ती शिक्षा एवं पत्राचार के माध्यम से शोध पाठ्यक्रम चलाता है। यह अरबी, जर्मन, जापानी, रूसी, स्पेनिश आदि कई प्रमुख विदेशी भाषाओं के शिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाता है। शिलोंग और लखनऊ में इसके क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र हैं। यह देश में अंग्रेजी शिक्षण अध्ययन के क्षेत्र में आधारभूत सुधार लाने के उद्देश्य से भारत सरकार की 2 योजनाओं अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान ELTI तथा डिस्ट्रिक्ट सेंटर फॉर इंग्लिश को भी लागू करता है। ये ध्यान रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं इनमें से। और इसके लिए CIEFL द्वारा राज्य सरकारों को अनुदान भी दिया जाता है। किसके द्वारा अनुदान दिया जाता है? राज्य सरकार को CIEFL के द्वारा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं और फिर समझ नहीं आते कि किसने दिया, क्या दिया, तो ध्यान रखिएगा। अंत में हम कह सकते हैं कि आज की परिस्थितियों में निम्नांकित कठोर तथा तथ्यों को भुलाया नहीं जा सकता। कौन कौन से तथ्य हैं जिन्हें नहीं भुलाया जा सकता भाई? ये भी देखना जरूरी है। भारतीय भाषाओं की उन्नति अनिवार्य है, उन्हें राष्ट्रीय जीवन का अंग बनाया जाए। अंग्रेजी के प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए प्रयास नहीं किए जाने चाहिए, लेकिन आजकल तो अंग्रेजी भी बहुत ज़रूरी है, ये है ना। चलिए, यदि देश को एक राष्ट्र के रूप में विकसित करने का संकल्प दृढ़ रखना है तो भारतीय भाषाओं के विकास के साथ साथ राष्ट्रभाषा हिंदी के देशव्यापी पठन पाठन को आधुनिक, वैज्ञानिक तथा युद्ध स्तरीय महत्व का मानकर उसे अधिक से अधिक व्यापक बनाने के लिए कार्य किए जाएं। राष्ट्रीय एकता के लिए एक नवीन भाषा आंदोलन चलाया जाए। यह भाषा आंदोलन भावात्मकता पर नहीं, शैक्षणिक तथा वैज्ञानिक स्तर पर चलाया जाए। भाषाओं के पठन पाठन में एक नवीन दृष्टिकोण विकसित किया जाए। इसके लिए भाषाई दक्षता के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। 5th पॉइंट है हमारा और लास्ट, आज प्रत्येक पढ़े लिखे भारतवासी के लिए बहुभाषाविद होना आवश्यक है। यह उसकी नियति ही नहीं, उसका सौभाग्य भी है। भाषाओं के ज्ञान से हम संप्रदाय को समाज में, धर्म को सहिष्णुता में, भाषा को संवाद में और जाति को मानव समूह में परिवर्तित करने के लिए कदम उठा सकते हैं। तो ये था हमारा त्रिभाषा सूत्र, जो कि विभिन्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल किया गया। किस तरह शामिल किया गया, क्या इसकी ज़रूरत थी, ये सब मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और फिर भी अगर ना समझ आया हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।